Assalamualaikum. Today our lecture number 4 जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था वो लेक्चर नंबर जो था वो हमारा 3 था. ठीक है, 3 लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था और आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे. फिजिक्स कोड 301 है, लेक्चर नंबर 4 है. लेक्चर नंबर 4 है सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, यानी कि इस चैप्टर में हम सीरीज कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे और पैरेलल कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन किस तरह डिवेलप होता है और पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह डिवेलप होता है. If you like this video, then please subscribe this channel, press the bell icon, but please share with your fellows. Thank you. अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंडक्टनेस. व्हाट इज द कंडक्टनेस? कंडक्टनेस के बारे में बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि कंडक्टनेस बेसिकली होती क्या है. सबसे पहले हम जो है वो कंडक्टनेस को डिस्कस करेंगे. कंडक्टनेस में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस नंबर 1 पॉइंट है. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर in a circuit called the इंडक्टेंस. जब कोई रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है रुकावट. किस में रुकावट? करंट में रुकावट पैदा करना, करंट को अपोज करना, ओपोजिशन करना. ठीक है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, जब रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ होती है किस में? किसी सर्किट में, तो इसको इंडक्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस ऑफर्ड करती है इंडक्टर को किसी भी सर्किट के अंदर, दैट इज द इंडक्टेंस. अब यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस है हेनरी. ठीक है, ये भी याद रखना है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो ये डिनोट करता है, डिनोटेड बाय द एल. इसे एल से डिनोट करते हैं. किसको? इंडक्टेंस को हम एल से जाहिर कर देते हैं. नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारे पास इंडक्टेंस जो है वो सीरीज की हालत में पड़ी हो तो फिर क्या होता है? इफ वी कनेक्ट इन इंडक्टेंस इन सीरीज, अगर हम इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इंडक्टेंस, दोनों का जो कंबाइन एक साथ जो इफेक्ट होता है, असर होता है, इज इक्वल, वो बराबर किसके होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंस. जी, तो क्या कहता है? कहता है हमारे पास इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस है वो बराबर होती है सब इंडक्टेंस जो है, इंडिविजुअल इंडक्टेंस. L1 आ गया, L2, L3 सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी एन टर्म्स तक आगे, इन सब का क्या होता है? सम होता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस. ठीक है, उसके बाद इंडक्टेंस पैरेलल आ गया है. इंडक्टेंस पैरेलल क्या होता है? वी कनेक्ट एन इंडक्टेंस, हम लातदाद एन टर्न्स ऑफ इंडक्टेंस जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं इन पैरेलल के अंदर. द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इंडक्टेंस. अब इन सारी इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज का उल्ट लेना. वन, जैसे 1/, ले लेना. ठीक है, डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में जो है चीज वो शो ऑफ करते हैं. ठीक है, तो सो रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टेंस पैरेलल होगी. ठीक है जी, तो वो हमारे पास इक्वल होंगी टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंस. हमारे पास इंडिविजुअल इंडक्टेंस जो है उसके रेसिप्रोकल की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. सो 1/, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्वल है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3. ये बड़ा आसान सा जो है फिनोमेना है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है. इसको 2 एग्जांपल्स के जरिए मैं मोर कोलैबोरेट कर दूंगी ताकि आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. सबसे पहले हमने सीरीज में पढ़ा था. सीरीज में क्या हुआ था? सीरीज में बच्चों ये हुआ था कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में जो है ना वो फार्मूला आ गया था. ठीक है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो बराबर है सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इंडक्टेंस के. अब अगर पैरेलल के केस आ गया तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसमें 1/, रेसिप्रोकल को हम 1/, में यानी बटे में वो चीज़ ले आते हैं. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/L1, L2 और सो ऑन एन तक. ठीक है, उसके बाद नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सिंप्लीफाई द गिवन इंडक्टेंस सर्किट. अब इस सर्किट को जो है सिंप्लीफाई करना है, ज़रा इसको जो है शॉर्टली सॉल्व करना है. सो आप देख सकते हैं ये पॉइंट एंड ए है और एंड बी है. स्टार्टिंग एंड ए है, एंडिंग एट बी है. एंड ए पे आप देख सकते हैं हमारे पास इंडक्टेंस 1 मीटर ओम की लगी है और साथ ही 1 मीटर ओम की एक और लगी हुई है. ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा. आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर
2mH आ जाएगा, ठीक है। कैसे? 1 मीटर प्लस 1 मीटर ओहम हेनरी आर इन सीरीज, सो कंबाइंड इफेक्ट। अब देखिए आपने इधर हमने क्या लगाया, हेनरी एच लगाया है। अगर हम पीछे जब पढ़ा था थर्ड चैप्टर तो उसमें हमने ओहम लगाया था, ठीक है, यानी कि उनके यूनिट्स याद करने हैं और उनको साथ लगाना है। अब आप देख सकते हैं 1 + 1 = 2 मीटर हेनरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे जिसमें कहता है सिंप्लीफाई गिवन इंडक्टेंस सर्किट। जो हमने सर्किट दिया है कहता है उसको जो है वो आप सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एंड ए लिया है, एक एंड बी लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेम जो है केसेस उनको रेड लाइन से और जो थोड़ा डिफरेंट है उसको ग्रीन लाइन से जाहिर किया ताकि आपको आसानी हो जाए। 3 मीटर ओहम, 4 मीटर ओहम और 1 मीटर ओहम लगा लिए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 1 मीटर ओहम हेनरी इज इन सीरीज विद 4 मीटर हेनरी एंड 3 मीटर हेनरी, ठीक है। वो ओहम जो है वो मेरे मुंह में बार बार आ रहा है, सॉरी। इफेक्ट 1 + 4 + 3 जो है इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 8 मीटर हेनरी आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया है। अब 8 मीटर हेनरी हमने लगा दिया और ये हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है चीज़ कैपेसिटेंस। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस क्या होती है जी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस, जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड करती है कैपेसिटेंस को, और इसका यूनिट जो है कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस का यूनिट कैपेसिटेंसी होता है। यहीं इसको कैपेसिटर से कैपेसिटेंस निकला है। अब डिनोट किससे करते हैं जी? इसको सी से डिनोट करते हैं और जी इधर इसका यूनिट रह गया, इसका यूनिट है फैराडे एफ, ठीक है। इसको एफ से फैराडे एफ से जाहिर करते हैं यहाँ ऐसे, डिनोटेड बाय सी, ये सी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में ले लेंगे। इफ़ वी कनेक्ट एन कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस है, इन पैरेलल के अंदर द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड इफेक्ट, इन सब का कंबाइंड रेसिप्रोकल इफेक्ट जो है of all these capacitance is equal to sum of the reciprocal of individual capacitance. सो इनकी इक्वल कैपेसिटेंस जो है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? C1 + C2 + C3 + C4 सो ऑन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस इन सीरीज़ आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट है इफ़ वी कनेक्ट एन कैपेसिटेंस इन सीरीज़, अगर हम नंबर ऑफ एन जो है कैपेसिटेंस सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो हैं वो इसके इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। सो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज जो है वो इक्वल है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + सो ऑन, यानी कि ये सीरीज में है और वो जो है लास्ट टाइम पैरेलल में था तो थोड़ा उसका चेंज आ गया था। इससे आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाती है जी सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। इस सर्किट को हमने शॉर्टली सिंप्लीफाई करना है। एंड स्टार्टिंग एंड ए है और एंडिंग एंड जो है वो बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस लगी है वो 2 पिको एफ की और यहाँ पे 2 यानी कि 2 टाइम जो है वो सेम लगी है। उसके बाद इसके सोल्यूशन को अगर देखते हैं हम तो हमारे पास दोनों को कंबाइन करने से 2 × 2 वही केस जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था बाय 2 + 2, ठीक है। 4/4 डिवाइडेड 1 आ जाएगा हमारे पास, तो एक सर्किट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। 1 पिको फैराडे का कैपेसिटेंस का सर्किट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं इसको ताकि मोर कोलैबोरेशन हो जाए। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, इसी को भी सिंप्लीफाई करना है। किस तरह करना है जी? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 2 पिको एफ, 4 पिको एफ, 12 पिको एफ, ये इस तरह आ गया, ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है, कैपेसिटेंस की। उसके बाद सोल्यूशन में आए तो 12 पिको एफ इज इन सीरीज विद 4 पिको एफ, सो कंबाइंड इफेक्ट 48 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड किया तो 3 पिको एफ आ गया हमारे पास। सो अगर फर्दर हम देखते हैं इसकी डायग्राम की तरफ तो 2 और ये 3 में आ गया, ठीक है। दोनों ये 2 वैसे ही आ गया और ये 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। इनको अगर कंबाइन करते हैं 2 × 3
2+3 बटे में 2+3 आ गया, तो इनको दोनों को कैलकुलेट करने से 1.2 पिको एफ आ गया। और ये हमारे पास ये जो चीज़ आ जाती है पॉइंट नंबर 1 पे है ए और पॉइंट नंबर 2 पे है बी, ठीक है, ए बी, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट ए और ये स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये एंडिंग पॉइंट बी। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली ये जो एक टर्म जो है वो आ जाती है। उसके बाद जो है वो हम ओहम लॉ पे आते हैं। ओहम लॉ क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ आ वोल्टेज अक्रॉस आ कंडक्टर इज अप्लाइड द करंट पासिंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। वो कहता है कि वो ओहम लॉ क्या कहता है कि अगर हम वोल्टेज किसी भी कंडक्टर के गिर्द जो है अप्लाई करें और करंट इसके अंदर से पास करवाएं यानी गुजारें, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी मिकदार से बढ़ जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? अब वो वोल्टेजेस के है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी मिकदार से बढ़ जाए। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर करंट की है तो हमें पता है वी बराबर होता है 1/1 आई आर के। इसके पॉइंट सेकंड पॉइंट है आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को शो करता है एंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल कैसा है, कॉपर का है, मेटल का है, किस चीज़ का है, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम करंट पे। करंट जो है वो इक्वल होता है वी आर के। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, वी कीप सेम रेजिस्टेंस इन सर्किट। अगर हम एक जैसे रेजिस्टेंस लेते हैं सर्किट में, बट वेरी वोल्टेजेस, लेकिन वोल्टेजेस जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, करंट आल्सो वेरी, तो इसका करंट भी जो है वो भी तब्दील हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस को अगर लेते हैं, जनरल केस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ वी एंड आर ओहम्स लॉ। अगर कोई भी वैल्यू है वी वोल्टेजेस की या रेजिस्टेंस की ओहम लॉ में, तो हमारा करंट जो है वो बराबर होगा वी ओवर आर के। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे, करंट इज अमाउंट ऑफ द आई इज करंट ऑफ अमाउंट, आई इज अमाउंट ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के जरिए जो है आई जो है वो अमाउंट ऑफ द करंट है, एंड आर जो है रेजिस्टेंस, ये कनेक्टेड होती है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया है कि करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली नाम क्यों है जी, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आपको पता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो हमारे पास कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा। दोनों चीज़ों का ऑपोजिट होना, एक का पॉजिटिव होना एक का नेगेटिव होना, यही चीज़ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और यही चीज़ जो है हमें मदद देती है हर काम को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो है, लास्ट तो नहीं इसको कहेंगे हम, इसको 4 पॉइंट कह देंगे, जो कि है 4 पॉइंट, वो है जी वोल्ट प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट जो है प्रैक्टिकली जो है ये यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और ओहम जो है इसके लिए ओहम और रेजिस्टेंस, ओहम रेजिस्टेंस है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे एम्पियर जो है करंट जो है वो इक्वल है वोल्ट ओवर ओहम्स के। फार्मूला टेल्स, इसका फार्मूला बताता है टू कैलकुलेट एम्पियर करंट आई, हमने किस तरह एम्पियर करंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड वोल्टेजेस अक्रॉस आर बाय ओहम्स रेजिस्टेंस, हमने किस तरह जो है वो वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद अपना हमारा जो है वो मेन पॉइंट आ जाता है, हाई वोल्टेज है हमारे पास लेकिन हमारे पास करंट वो बहुत लो है। तो इस केस में क्या होगा, विद हाई वोल्टेज, अगर हमारे पास वोल्टेजेस हाई हो, करंट इज लो और करंट जो है वो लो हो, व्हेन देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सर्किट, जब हमारे पास बहुत तब्दील होने वाला जो हो रेजिस्टेंस हो सर्किट के अंदर, विद हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो, करंट इज लो, तो करंट क्या होगा, वो कम होगा। व्हेन, ये कब होगा, देयर इज वेरी, ये तब्दील होगा हाई रेजिस्टेंस सर्किट में, जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी सर्किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1001 किलो वोल्ट्स अक्रॉस दिस 1 मिली 1 एम जो है ओहम रिजल्ट्स करंट ओनली 0.001 मीटर या एम्पियर, ठीक है। उसके बाद लो वोल्टेजेस बट हाई करंट, लो वोल्टेजेस है लेकिन करंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। सो हमारे पास करंट जो है वो ऑपोजिट एक्सट्रीम आर लो वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस की बहुत ज़्यादा
कम वैल्यू होगी, वेरी लो रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी लो होगी, सर्किट काज हाई करंट, तो हमारा सर्किट जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट को प्रोड्यूस करेगा फ्लो के केस में। सो हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट अगर हम कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 0.001 ओम के काजेज 600 एम्पियर ऑफ करंट टू फ्लो करने के लिए। सो करंट जो है वो इक्वल होगा V ओवर R के 6 वोल्टेजेस बाय 0.01 ओम के 600 एम्पियर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं जी, आ हीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। अगर हमारे पास एक हीटर है और इसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, इस कनेक्टेड अक्रॉस 2 to 0 वोल्ट के, इसको 2 to 0 वोल्ट से जो है वो कनेक्ट किया गया है पावर लाइन में। हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू हीटर, तो कितना करंट जो है वो हीटर से फ्लो करेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है कॉइल के अंदर। करंट हमारे पास हमें पता है वी आर के इक्वल होता है 2 to 0 डिवाइडेड बाई 8 के। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 के तो 27.5 ए हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वोल्टेज V इज इक्वल है IR। इट इज सेम फार्मूला फॉर अदर फॉर्म, ये दूसरे फार्मूलाज के लिए भी ये सेम फार्मूला होगा दूसरी फॉर्म्स के लिए भी। इट इज़ यूजफुल टू कंसीडर IR प्रोडक्ट मीन वोल्टेजेस, ये प्रोडक्ट मीन वोल्टेजेस के इक्वल होगा। वेन एवर देयर इज अ करंट, जब भी हमारे पास करंट होगा थ्रू रेजिस्टेंस के अंदर, इट मस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इट्स टू टर्मिनल इक्वल टू प्रोडक्ट, इसके दो टर्मिनल जो हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें आप के ऑफ IR के है, इफ़ देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो नो इलेक्ट्रॉन कुड फ्लो टू प्रोड्यूस करंट, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट प्रोड्यूस करने के लिए फ्लो नहीं करेंगे। सो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि VI होती है, थर्ड एंड फाइनल वर्जन ऑफ ओहम्स लॉ, थर्ड और फाइनल वर्जन जो ओहम लॉ का था, उसमें 3 फैक्टर्स थे हमारे पास, वोल्टेजेस था, करंट था और रेजिस्टेंस थी। रिलेट कैसे की वो एक दूसरे से, R इक्वल टू V ओवर R फार्मूलाज के जरिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकली आ मोर प्रैक्टिकल एंड जनरल वे ऑफ कंसीडरिंग रेजिस्टेंस सिंपली V ओवर I रेशियो की होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ कंडक्टर अलाउ 1 एम्पियर ऑफ करंट विद 10 वोल्ट्स अप्लाइड एट एंड्स, हाउ मच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कितनी रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की होगी। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं तो हमारे पास R बराबर है VI के और ये है 10 ओवर 1 के, तो हमारे पास 10 ओम आ जाएगा। लीनियर प्रोपोर्शन बिटवीन द V एंड I, तो हमारे पास ओहम्स लॉ फार्मूला जो है V इज इक्वल है IR, डेट V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वैल्यू ऑफ द R के। वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ग्राफ इन द फिगर कॉल्ड द वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R कहलाता है। ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एम्पियर है इस साइड पे है, ये वोल्ट इस साइड पे है और R कांस्टेंट एट 2 ओम पे है। तो आप ये 0 1 2 4 ऑन से है 1, ये 1 गलती से लग गया था, यहाँ पे 2 आना था, 2 4 6 एंड 8 यानी 2 2 के गैप से, और इसी तरह 1 2 3 ये ऐसे 100 ऑन आ गया, तो हमारे पास ये इंटरमिक्स होके एक वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है पावर डेसिपेशंस इन रेजिस्टेंस। पावर डेसिपेशन क्या होती है रेजिस्टेंस पे? व्हेन करंट फ्लो थ्रू आर रेजिस्टेंस, जब कोई भी करंट जो है वो फ्लो करता है, जब वो रेजिस्टेंस भी उसके अंदर सर्किट के अंदर होती है, हीट प्रोड्यूस, तो हीट जो है वो पैदा होती है। अब किस वजह से हीट पैदा होती है? टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनके फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट। आपको पता है कि जैसे हम किसी चीज़ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, हम हाथ अपने ऐसे करके रब करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो वही चीज़ है। ठीक है, एंड एटम विच ऑब्स्ट्रक्ट पाथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो एटम जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। हीट इज एविडेंस पावर यूज्ड प्रोड्यूसिंग करंट, तो हीट जो है वो एविडेंस है पावर यूज्ड प्रोड्यूस करंट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू हीट कंसीडर डेसिपेटेड यूज्ड अप बिकॉज कैलोरीज ऑफ वर्क कैन नॉट रिटर्न सर्किट के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक है, वो कहता है कि कैलोरीज जो सर्किट के वो अगेन जो है वो उसमें नहीं आती, रिटर्न होती।
सो फार्मूला हमारे पास है पावर डेसिपेशन का, P इज इक्वल है V क्रॉस R के, IR जो है वो है V सब्स्टिट्यूशन के, पावर हमारे पास V क्रॉस I की है, IR जो है वो क्रॉस V की, यानी इसकी वैल्यू लिख ली IR, तो हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R आ जाएगा। हमें पता है P जो है V क्रॉस I के इक्वल होता है, सो V क्रॉस यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट अगर हम करते हैं तो V ओवर R है, V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर हम करंट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है एंड हो जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको होप सो मुझे भी है उम्मीद कि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी लेक्चर नंबर 4 की। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो काइंडली यही वीडियो जो है वो दूसरे अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने साथ वाले फेलोज से शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, और इसको लाइक भी करें। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। If you like this video, then please subscribe this channel, press the bell icon, but please share with your fellows. Thank you.